गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आज जिस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही है वो चर्चा है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आखिरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर। आखिरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। क्लियर है? इस पर हमारी आज बातचीत होने वाली है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपके पहले ही है, मतलब जब आप मॉड्यूल डी की शुरुआत करते हैं तो मॉड्यूल डी में पहला टॉपिक आपका एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जितने भी है उनको ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशंस में सारे के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पूछे गए हैं, तो सब कवर किए गए हैं। तो मैंने सारे कवर भी यहां पर कर लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सबसे पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद गारंटी फिर पढ़ा, फिर बेलमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो पिछली मुलाकात में चर्चा हुई, और आज हम बातचीत करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर। क्या क्या चर्चा करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कितनी पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कितने प्रकार का एजेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के फीचर्स क्या है। तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कवर होगा। इत्मीनान से आप इसको पढ़ते चलिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है क्या। बहुत इत्मीनान से देखिएगा, और अगर ये एग्जांपल आप समझ गए विधिवत तरीके से तो कभी आने वाली जिंदगी में आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं भूलेंगे। लेकिन बहुत इत्मीनान से इसको सुनते समझते चलिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक व्यक्ति है, उनका नाम है राहुल। क्लियर है? एक व्यक्ति है हमारे पास जिनका क्या नाम है? राहुल। राहुल क्या है? एक प्रॉपर्टी के ओनर है या एक लैंड ओनर है। चलिए एक लैंड ओनर ले लेते हैं। राहुल क्या है? एक लैंड ओनर है या इनका एक अपना फ्लैट है। क्लियर है? ये क्या है भैया? फ्लैट ओनर है। अब ये अपना फ्लैट क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। लेकिन अब राहुल जॉब भी करते हैं। अब ये चूंकि अपनी जॉब भी कर रहे हैं तो ये और जगह पर व्यस्त हैं। ये कहाँ बेचारे कस्टमर ढूंढने जाएंगे, कहाँ ये ग्राहक से बात करेंगे। इन्होंने क्या किया, अपने मकान को बेचने के लिए, अपने फ्लैट को बेचने के लिए एक व्यक्ति को हायर कर लिया, जिनका नाम है, मान लेते हैं, साहिल। साहिल क्या है? ये प्रॉपर्टी डीलर है। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी बिचवाते हैं, खरीदवाते हैं, ये सारे काम करवाते हैं। राहुल ने साहिल से कहा, यार आप मेरे लिए एक काम कर दो, आप ये मेरा फ्लैट है, मैं इसको बेचना चाहता हूं, आप मेरे लिए इसको बेच दो। कि इतने में ही राहुल ने सारी कंडीशंस बता दी कि हमें इन इन कंडीशन पर मकान बेचना है, इतने मकान इतने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, हम ये प्राइस ले रहे हैं, मकान की लोकेलिटी है, इस ईयर में मकान बना है, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, इस पर कोई बैंक का लोन नहीं। ये सारी चीजें उन्होंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी, और ये भी बता दिया कि भाई मकान कम से कम इतने में तो तुम बेच देना। ये सारी कंडीशन साहिल को बता दी गई, राहुल ने बता दिया। अब साहिल क्या करेंगे? ये मकान राहुल के बिहाफ पर बेचने का काम करेंगे। अब ये किससे बात करेंगे? साहिल कस्टमर से मिलेंगे। क्लियर है? कस्टमर्स यानी जो बायर है उनसे मिलेंगे। अब ये एक कई सारे कस्टमर से मिलेंगे, मान लेते हैं कस्टमर एक से मिले, ये कस्टमर दो से, ये कस्टमर से मिलने वाले। अब ये पहला कस्टमर है, ये दूसरा कस्टमर है, ये तीसरा कस्टमर, ये कई सारे बायर से मिलेंगे, कई सारे कस्टमर से मिलेंगे। तो जब ये कस्टमर से मिल रहे हैं भैया, तो कस्टमर को बता रहे हैं कि हमारा एक मित्र है राहुल, राहुल का ये फ्लैट है, वो इतने का बेच रहे हैं, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो राहुल जो है, जो साहिल है, वो किसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं? राहुल के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। यानी इन कस्टमर के सामने साहिल बेसिकली राहुल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया ये इनका मकान है, ये फ्लैट ओनर है, ये अपना मकान बेचना चाहते हैं, इतने का बेचना चाहते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने बताई। तो साहिल जब भी कस्टमर से बात करते हैं, वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राहुल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये राहुल के बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं। यानी यहां पर साहिल एक इंटरलिंक का काम कर रहे हैं राहुल के बीच में और सारे कस्टमर्स के बीच में। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को जो इन दोनों के बीच में हुआ कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे, इस प्रॉपर्टी की डीलिंग तुम करोगे, मुझे रिप्रेजेंट करने का काम आप करोगे, जहां पर भी मैंने आपको बताया वैसे ही आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे, वैसे आप मेरे मकान को बेचोगे, मैं आपको रख रहा हूं, इसके बदले आप मुझसे कमीशन ले लीजिएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम क्या कहते हैं भैया? ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है। अब यहां पे जो साहिल हैं, यही यहां पर क्या कहलाएंगे? एजेंट। और यहां पर ये व्यक्ति यानी जो फ्लैट ओनर है, जो राहुल है, ये क्या कहलाते हैं? यहां पर प्रिंसिपल। राहुल क्या कहलाएंगे? यहां पर प्रिंसिपल। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की परिभाषा लें तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रिंसिपल एक व्यक्ति को, जिससे हम एजेंट कहते हैं, उसे एम्प्लॉय करता है, उसे अपॉइंट करता है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डीलिंग में, किसी बिजनेस परफॉर्मेंस में थर्ड पार्टी के समक्ष। तो जिसको एम्प्लॉय किया गया है वो कहलाता है एजेंट, और जिसने एम्प्लॉय किया है वो कहलाता है प्रिंसिपल। और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे वो एग्जांपल हो सकता है संभवतः आपको आगे दे, या आप बैंकर से आपका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक में हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक में हैं, और ये बैंक क्या है? किसी एक पर्टिकुलर
इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस बेचने का भी काम कर रहा है। तो आप कस्टमर है, मैं कस्टमर हूं, मैं इस बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा भैया मुझे अकाउंट ओपन करना है। बैंक ने कहा बिल्कुल आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन हमारे यहां करेंगे तो आपको इस बीमा कंपनी का ये बीमा भी लेना पड़ेगा। इस बीमा कंपनी का क्या लेना पड़ेगा? ये बीमा भी लेना पड़ेगा। जैसे आप बीमा कंपनी को छोड़ो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, तो बैंक ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी लेना होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सरकार की योजना है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है कस्टमर्स के सामने? वो रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक। तो गवर्नमेंट की ये स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट यहां पर बैंक को अपॉइंट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट यहां पर क्या है भैया? प्रिंसिपल हो गया, और बैंक यहां पर क्या हो गया? एजेंट हो गया, और आप क्या हो गए? कस्टमर। यानी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को बैंक ही आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैंक एक इंटरलिंक का काम कर रहा है, या कोई भी पॉलिसी अगर बेचनी है, जैसे इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अपनी पॉलिसी बेचता है, किसको? कस्टमर्स को पॉलिसी बेचेगा। लेकिन क्या LIC सीधे सीधे आके अपनी पॉलिसी आपको बेचता है? नहीं, वो इसके लिए क्या रखता है? एजेंट रखता है। तो ये जो एजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो LIC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो LIC यहां पर प्रिंसिपल हो गया, एजेंट एजेंट हो गया, कस्टमर कस्टमर हो गया। तो ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जैसे यहां पर बैंक एक एजेंट के रूप में ही काम कर रहा है। ठीक हो गई जी बात इतनी? चलिए अब यहां पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 182 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, द एजेंट इज सच अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड। एजेंट कौन है? एक ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉय किया गया है टू डू एनी एक्ट और टू रिप्रेजेंट एनी पर्सन इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन। जिसको कुछ एक्ट करने के लिए रखा गया है या रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है किसी व्यक्ति को, किसी अगले व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन के समक्ष। एंड द प्रिंसिपल इज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटेड, और प्रिंसिपल वह व्यक्ति होगा जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। द प्रिंसिपल कैन ऑथोराइज एन एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ ईदर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। प्रिंसिपल ऑथराइज करता है जिस एजेंट को अप्लाई, जो इंप्लॉय करता है कि भैया मेरे बिहाफ पर आप ये काम करोगे। अभी रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ये इंप्लाइड भी हो सकता है। एन एजेंट इज सिंपली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिज प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन। अब एजेंट यहां पर आप देखोगे तो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहा है, एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है अपने प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में। ठीक हो गई जी बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजेंट और प्रिंसिपल की एक और डिफिनेशन यहां पर देख लेते हैं। द ओनर एक्ट एज प्रिंसिपल। जो जैसे उस फ्लैट के ओनर राहुल है, तो राहुल यहां पर कैसे काम करेंगे? प्रिंसिपल के रूप में। द पर्सन ही हायर फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन इज द एजेंट। जिस पर्सन को वो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए हायर कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है यहां पर? एजेंट। जैसे एग्जांपल यहां पर है, LIC कंपनी इज द प्रिंसिपल। LIC प्रिंसिपल है, और LIC की पॉलिसीज जो बेच रहा है वो व्यक्ति एजेंट है, क्योंकि वो LIC को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कस्टमर्स के सामने। या द फ्लैट ओनर इज द प्रिंसिपल। फ्लैट ओनर प्रिंसिपल है, और जो उसको ऑक्शनर या ब्रोकर है या जो डीलर है जो आगे उनका मकान बेचने में मदद करेगा या रेंट आउट करने में मदद करेगा, वो यहां पर क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। अब देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले एक बात समझिएगा कि देखिए, प्रिंसिपल जब भी एजेंट को हायर करता है तो प्रिंसिपल ये बताता है भैया कि आप कैसे मेरा ये काम करोगे। क्लियर है? वो बताता है कि भैया आपको अगर ये मकान बेचना है तो उसकी क्या क्या शर्तें हैं, इतने में ही आपको मकान बेचना है। क्लियर है? इन लोगों को आपको मकान बेचना है। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि आप मेरा काम इस तरीके से करिएगा। अगर उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई है तो फिर एजेंट अपनी पूरी स्किल का उपयोग करके या जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड में जो इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और अगर एजेंट ने कुछ स्पेशल, प्रिंसिपल ने कुछ स्पेशल काम करने के लिए कहा तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, एजेंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? प्रिंसिपल को ही तो कर रहा है। अब कल को प्रिंसिपल ने कहा कि भैया मेरा मकान 2400 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और जब वो एजेंट ने थर्ड पार्टी को बताया मकान की जब माप हुई तो 2200 स्क्वायर फीट निकला, तो क्या उसके लिए एजेंट जिम्मेदार होगा? उसके लिए एजेंट जिम्मेदार नहीं, उसके लिए लायबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। तो यहां पर ये जो पहला आपको फीचर दिखाई दे रहा है लीगल बाइंडिंग, इसका मतलब ये है कि यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथोराइज कर रखा है और उसी अथॉरिटी के ही अंदर प्रिंसिपल ने कोई एक्ट किया है, जो आपने मुझे ऑथोराइज किया है मैंने वैसे ही एक्ट किया है, तो उस एक्ट की सारी लायबिलिटी प्रिंसिपल की होगी। यानी प्रिंसिपल एजेंट जो काम करेगा अपनी अथॉरिटी के अंदर, जो उसको ऑथोराइज किया गया था, उसकी लीगल बाइंडिंग प्रिंसिपल की होती है भैया। तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो लीगली बाइंड है। प्रिंसिपल भैया यहां पर लीगली बाइंड है, जो कुछ भी यहां पर एजेंट करेगा उसके बिहाफ पर, क्योंकि वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक होगी? यहां पर प्रिंसिपल लीगली बाइंडिंग है। जैसे प्रिंसिपल ने कहा था मकान बेचते समय कि यार जाना बात करना, अगर बात नहीं बनेगी तो कह देना हम 10% डिस्काउंट भी दिलवा देंगे। अब इसने बोल दिया वहां पर आपके कहने पर 10% डिस्काउंट दिलवा देंगे, है ना? अगर वो तैयार हो जाता तो 10% हम डिस्काउंट भी देंगे, इसने कह दिया। अब वो फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हो गया, एजेंट ने इनके कहने पे बोल दिया था। जब ये एजेंट अब आया, पार्टी प्रिंसिपल से करा भैया लाइए मकान चलिए खरीद लेते हैं, आप बेच दीजिए, और आपने 10% डिस्काउंट देने की बात कही थी। प्रिंसिपल हट गया अपनी बात से, करा नहीं मैंने नहीं बोला।
तो एजेंट को बुलाया जाएगा, एजेंट कहेगा नहीं सर आपने मुझे बोला था, ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में आपने लिखा कि आप 10% डिस्काउंट की बात बोल देना। तो ये उस केस में क्या हो जाएगा भैया, बाध्य होगा, यानी प्रिंसिपल लीगली बाउंड होता है, क्योंकि प्रिंसिपल ही यहां पर इसके द्वारा किए गए एक्ट के लिए जो है जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, यानी बिना कंसिडरेशन के भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जैसे यदि मैं कुछ आपको दे रहा हूं तो मैं इस वजह से दे रहा हूं ताकि उधर से मुझे कुछ प्राप्त होगा। जैसे दुकानदार आपको जब सामान बेचता है तो उसके बदले आप उसे मुद्रा देते हो, पैसा देते हो। तो यहां पर उस सेल में जो सामान आपने खरीदा, उस सेल में जो कंसिडरेशन है वो मनी है, आपको सामान दिया गया, उसके बदले में जो मिला वो मुद्रा है, यानी मुद्रा यहां पर क्या है, कंसिडरेशन में है। तो यहां पर कोई कंसिडरेशन जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रिंसिपल अपने एजेंट को कमीशन दे सकता है, फीस दे सकता है ना, प्रैक्टिकल में वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर है? तो कंसिडरेशन यहां रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि प्रिंसिपल इसको हायर कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, बस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं ले सकता है, क्योंकि इनके बिहाफ पर एजेंट काम कर रहा है। ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए लाइबिलिटी एजेंट नहीं लेगा, लाइबिलिटी कौन लेता है, प्रिंसिपल। और जो लाइबिलिटी लेगा उसका एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला, आपका मेजोरिटी एज होना चाहिए, यानी 18 साल आपने उम्र पूरी कर ली हो। दूसरा, साउंड माइंड की कंडीशन में आपका होना जरूरी है। तीसरा, आपको किसी कोर्ट, फोरम या लॉ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया हो। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं, आप साउंड माइंड में हैं, आप 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और आपको किसी कोर्ट फोरम ने मना नहीं किया है, तो आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। यानी यहां पर प्रिंसिपल को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, 18 साल की उम्र पूरी होना, मेजोरिटी साउंड माइंड होना, और किसी कोर्ट या लॉ ने जो है इसको मना ना किया हो। क्या माइनर प्रिंसिपल बन सकता है? तो आंसर है नहीं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल नहीं बन सकता, उसका मेजोरिटी एज में होना जरूरी है। अब क्या एजेंट माइनर हो सकता है? ये भी एक सवाल है। तो देखिए, जो ये अधिनियम है वो तो ये कहता है कि एजेंट का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एजेंट का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना इमैटेरियल है, यानी महत्वहीन है। वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। एक्ट तो ये कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में एजेंट को भी 18 साल की उम्र पूरा होना जरूरी है, साउंड माइंड की कंडीशन होना जरूरी है। वैसे एक्ट ही कहता है कि उसका कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना महत्वहीन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको 18 वर्ष की उम्र का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज इमैटेरियल। देखिए यहां पर लिखा है कि आपका एजेंट है, उसकी जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो इमैटेरियल है, यानी वो महत्वहीन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका 18 वर्ष का होना जरूरी होता है। ये है फीचर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के। अब देखते हैं कितने प्रकार के एजेंट होते हैं। तो 3 प्रकार के एजेंट आप पढ़ेंगे, एक है जनरल एजेंट, दूसरा स्पेशल या स्पेसिफिक एजेंट, और तीसरा है आपका यूनिवर्सल एजेंट। क्या होता है भैया जनरल एजेंट? मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं, फिर हम पीपीटी की तरफ जाते हैं। जनरल एजेंट किसको कहते हैं बाबू? जनरल एजेंट का मतलब होता है जिसको सारे, लगभग उस जो भी बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस से संबंधित सारी एक्टिविटी करने का अधिकार दे दिया है प्रिंसिपल ने, तो वो जनरल एजेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार पे आप लोगों ने देखा होगा, दुकानदार लोग क्या करते हैं, अपना एक असिस्टेंट रख लेते हैं, एक सहायक रख लेते हैं, और उसको सारे काम करने का अधिकार मिल जाता है। आप वस्तु बेचिए, कोई बहुत अगर कोई थोक में सामान आया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप पैसा काटिए, पैसा दीजिए, पैसा रखिए, ये सारे काम आप कर सकते हैं। का जो दुकानदार है, यानी जो आपकी दुकान का मालिक है, जो शॉप ओनर है, वो लंच करने चला गया तो आप पूरी दुकान आप चला रहे हैं, यानी उस दुकान से संबंधित जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं वो सब आपको करने का अधिकार दिया गया। तो ये जनरल एजेंट कहलाता है, जो सामान्यतः सारे काम कर सकता है उस बिजनेस से संबंधित जो भी कार्य हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जो दुकानों पर असिस्टेंट होते हैं। अगला स्पेसिफिक एजेंट या स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट वो एजेंट होता है जिसको प्रिंसिपल ने किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही नियुक्त किया था, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए नियुक्त किया गया, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नियुक्त किया गया। जैसे भैया ये मेरा मकान बेचना है, आप ये मकान बिकवा दो, मैंने एजेंट के रूप में रख दिया, अब वो मकान बिक गया, आपकी एजेंसी वहां पर समाप्त हो गई, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो ये बस एक मकान बेचने के लिए रखा गया था, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रखा गया था, इसको हम कहते हैं स्पेशल एजेंट। तीसरा है जिसको कहा जाता है भैया यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट वो एजेंट होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। पावर की बात यहां पर हो रही है, क्लियर? यानी उसके पास उतनी ही ताकत है जितनी उसके प्रिंसिपल के पास है। ठीक हो गई जी बात इतनी? जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी का दे देना, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी को आप दे देते हो तो उसके पास उतनी ही ताकत आ जाती है जितनी की प्रिंसिपल के पास होती है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एजेंट।
अब एक एक करके पढ़ते चलते हैं भैया। तो जनरल एजेंट जिसके पास नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने का अधिकार होता है। देखिए जनरल एजेंट कौन है? वन हु इज हायर्ड टू परफॉर्म एवरी टास्क एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक बिजनेस और ऑक्यूपेशन। तो किसी ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक बिजनेस से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको करने के लिए अगर एक व्यक्ति को हायर किया गया है तो वो जनरल एजेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए फर्म शॉप मैनेजर, जैसे किसी शॉप का मैनेजर हो गया, ही कैन बाइंड द प्रिंसिपल बाय एंगेजिंग इन एनी एक्टिविटी दैट इज कंसिस्टेंट विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ दैट बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही इज एक्चुअली ऑथोराइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट और नॉट इज इमटेरियल प्रोवाइडेड थर्ड पार्टी एक्ट बोनाफाइड। तो क्या है भैया, जैसे शॉप का मैनेजर होता है उसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो इंगेज कर देता है आपको वो सारे कामों को जो उस बिजनेस से संबंधित है। ये आपको वो काम करने के लिए कहा गया है या नहीं कहा गया है ये महत्वहीन बात हो जाती है, क्योंकि आप वो सारे काम कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से आपको सारे काम करने का अधिकार दिया गया है। क्लियर है? ये जनरल एजेंट कहलाएगा। स्पेशल एजेंट जिसको किसी के स्पेसिफिक टास्क के लिए रखा गया है। A special agent is one who is employed to do some particular act or represent his principal in a some particular transaction, जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए रखा गया है या किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ही वो अपने उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक एजेंट एम्प्लॉय किया गया एक मकान बेचने के लिए, as soon as the house is sold his authority would in, जैसे वो मकान बिक जाएगा उसकी अथॉरिटी खत्म, उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त। यूनिवर्सल एजेंट जिसको अनलिमिटेड पावर मिल जाती है, जिसको अपने प्रिंसिपल के बराबर ही ताकत मिल जाती है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना। अ यूनिवर्सल एजेंट इज सेड टू बी वन हुज अथॉरिटी इज अनलिमिटेड। यूनिवर्सल एजेंट वो होगा जिसकी अथॉरिटी अनलिमिटेड है। हु इज एंटाइटल्ड टू कैरी आउट ऑल एक्शंस, है ना, दैट प्रिंसिपल में लॉफुली कैरी आउट एंड में डेलीगेट। वो सारे काम वो कर सकता है जो उसका प्रिंसिपल लॉफुली कर सकता था, तो वो सारे काम करने का अधिकार उसको मिल जाता है। ही एंजॉयज एक्सटेंसिव पावर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इसके पास खूब सारी ताकत आ जाती है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। अब इसमें प्रिंसिपल की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। जैसे प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या होती है भैया कि जब वो नियुक्त करे तो उसे इंस्ट्रक्शंस दे क्लियर। प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है अगर आपने कमीशन वमीशन फीस वगैरह तय की है तो आपको कमीशन फीस उसे दे। ऐसे ही एजेंट की ड्यूटीज होती हैं। एजेंट की क्या ड्यूटी होती है कि भैया अगर आप किसी के लिए एजेंट के रूप में काम करें तो आप अपनी पूरी स्किल के हिसाब से काम करें, आप ड्यू डिलीजेंस के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आपको कुछ अलग से अतिरिक्त कार्य दिया गया है तो वो भी आप करिए, या आपके उस पर्टिकुलर फील्ड में जो प्रैक्टिस जो है स्थापित की गई आप उसके हिसाब से काम करें जो प्रैक्टिस चल रही है। जैसे आप डीलर हैं, अगर आपको कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो जो डीलर बिजनेस पे सारे डीलर्स करते हैं वैसे आप काम करेंगे। इनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप चूंकि एजेंट हैं उस ट्रांजेक्शन की ट्रू कॉपी आप रिप्रेजेंट करें अपने प्रिंसिपल को। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी से कुछ अलग से इनकम अर्न कर रहे हैं तो फिर आप वो अपने प्रिंसिपल को बताइए। अगर क्योंकि बाद में अगर वो प्रिंसिपल को पता चल जाता है तो प्रिंसिपल का ये अधिकार है कि वो आपसे ले सकता है। ये आपकी ड्यूटीज होती हैं, मतलब एक एजेंट के रूप में ड्यूटीज होती हैं। एजेंट के कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे अगर उसका कमीशन वगैरह फिक्स किया गया था और उसके पास मकान बेचने के बाद पैसा आया तो अपना कमीशन वो डिडक्ट करके पैसा वापस करेगा, उसके पास ये अधिकार है। या वो उस प्रॉपर्टी में से अपना कमीशन रोक सकता है। ये सब एजेंट के क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है? दो व्यक्तियों के बीच में यानी प्रिंसिपल के बीच में और एजेंट के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंसी का तो उसे टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है? ये कैसे होता है टर्मिनेट? अगर प्रिंसिपल की या एजेंट की दोनों में से किसी की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, या दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, या आपने किसी जिस टास्क के लिए रखा था वो टास्क ही कंप्लीट हो गया तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि काम ही खत्म हो गया, या एजेंट ने अपना खुद का एजेंसी बिजनेस ही बंद कर दिया है तो भी ये समाप्त हो जाएगा, या अगर प्रिंसिपल चाहे उसको लग रहा है कि एजेंट गलत तरीके से काम कर रहा है तो प्रिंसिपल खुद ही उसे हटा सकता है। क्लियर है? उसकी अथॉरिटी वापस प्रिंसिपल ले सकता है। इन सबसे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है आपकी वो समाप्त हो जाती है। क्लियर है? तो ये आज के लिए इतनी सारी चर्चा रखते हैं मित्रों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के साथ ही हमने सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को आज समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट मुलाकात में हम अगले नए टॉपिक पर विधिवत चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, मैं लगातार आपसे चर्चा करता रहता हूं। हमारे सीआईबी के सारे ही बैचेस पर आपको इस इंडिपेंडेंस डे पर 79% तक का ऑफ मिल रहा है। वो सारे ही महापैक्स पर आपको ऑफ मिल रहा है। देखिए महापैक की फीस इस 79% ऑफ के साथ काफी कम हो गई है और महापैक में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा ये डिस्काउंट हमारे सीआईबी के फाउंडेशन बैच या सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच इसमें भी ये एप्लीकेबल है। 13 अगस्त से डिस्काउंट आपके लिए शुरू हुआ है, ये ऑफर आपके लिए शुरू हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 17 अगस्त। ये आपको हमारे जो सिंगल सब्जेक्ट है उनमें भी आपको 79% तक का ऑफ मिल रहा है। चारों ही सिंगल सब्जेक्ट में, इलेक्टिव पेपर्स में भी आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो मैं फिर से बता दूं 13 अगस्त से ये ऑफर आपके लिए शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ बीआरबीएल और एचआरएम पर चर्चा करता हूं। आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में हमारी जो बातचीत होगी किसी नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, उसको कवर करके। बहुत बहुत धन्यवाद।